नमस्कार। कुछ ही वक्त पहले जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो पूरे देश में एक जश्न का माहौल था। पर अब एक और बिल की बात होने लगी है। तो मतलब एक कानून और दो बिल, आखिर ये पूरा माजरा है क्या? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यह है, और बहुत सीधा सा सवाल है, कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम का कानून हमारे पास है, पास हो चुका है, तो फिर एक और बिल की चर्चा आखिर हो क्यों रही है? क्या जरूरत पड़ गई? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ना कि राजनीति में एक कहावत बहुत चलती है, अगर किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे तो उसे कंफ्यूज कर दो। तो क्या महिला आरक्षण के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? ये समझने के लिए चलिए पहले उस कानून को याद करते हैं जो 2023 में पास हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहले एक्ट की। ये था 126वां संविधान संशोधन, जिसे हम सब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस कानून ने एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक वादा किया। वादा ये कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% सीटें रिजर्व की जाएंगी। सुनने में और कागज पर यह एक जबरदस्त और बेहद जरूरी कदम था। पर यहां एक बहुत बड़ा लेकिन था, एक शर्त थी। शर्त ये कि ये जो आरक्षण है ये फौरन लागू नहीं होगा। नहीं, ये लागू होगा परिसीमन के बाद। जब अगला परिसीमन होगा उसके बाद ही ये अमल में आएगा। और बस यही एक शब्द परिसीमन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। सब कुछ इसी पर आकर टिक जाता है। और देखिए, ऐसा नहीं था कि ये बिल किसी खींचतान से पास हुआ हो। संसद से भारी बहुमत के साथ पास हुआ था। खुद प्रधानमंत्री ने इसे एक बहुत बड़ी जीत बताया था। तो सवाल फिर वही है, जब सब कुछ इतना साफ था, जश्न भी मन चुका था, तो फिर अब इस नए बिल की जरूरत क्यों पड़ गई? जैसा मैंने कहा, जवाब परिसीमन शब्द में ही छुपा है। तो चलिए अब इस पहेली के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। आखिर ये परिसीमन या डिलिमिटेशन है क्या भला, जिसने एक पास हो चुके कानून पर भी इतने सवाल खड़े कर दिए हैं? इसे ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए वक्त के साथ साथ शहरों और गांव की आबादी बदलती है, तो चुनावी क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्री हैं, उन्हें भी बदलना पड़ता है। परिसीमन बस वही प्रोसेस है जो जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से खींचता है, ताकि हर नेता लगभग बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करे। ये जरूरी तो बहुत है, लेकिन उतना ही सेंसिटिव मुद्दा भी है। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए कि परिसीमन क्या होता है, तो अब आते हैं कहानी के असली ट्विस्ट पर। यह है हाल ही में पेश किया गया नया संवैधानिक संशोधन बिल। तो भाई इसमें ऐसा क्या खास है जो पहले वाले कानून में नहीं था? और देखिए, यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। इसको जरा ध्यान से समझना होगा। जो 2023 का कानून था, उसमें क्या था? उसमें आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा गया था, सीधा सीधा लिंक था। और परिसीमन वो हमेशा जनगणना यानी कि सेंसस के ताज़ा आंकड़ों पर ही होता है। लेकिन अब ये जो नया बिल आया है वो कहता है कि नहीं, परिसीमन और जनगणना को अलग कर दो। मतलब दोनों का कोई लेना देना नहीं। अब ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी प्रक्रिया की नींव को ही हिला देने वाली बात है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नए बिल में दो और बहुत बड़ी बातें हैं। पहली, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर सीधे 850 करने का प्रस्ताव है। और दूसरी, परिसीमन के लिए अगली जनगणना का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि संसद खुद तय करेगी कि किस जनगणना का इस्तेमाल करना है। ये अपने आप में सरकार को बहुत ज्यादा ताकत देता है, ये तय करने के लिए कि सीटों का बंटवारा कैसे और कब होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ही मुद्दे पर ये दो बिल क्यों? क्या सरकार सच में प्रक्रिया को और साफ करना चाहती है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? प्रधानमंत्री के इस बयान को देखें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। उनका तर्क है कि अगर विपक्ष इस नए बिल का विरोध करेगा तो राजनीतिक फायदा सीधे तौर पर उन्हें ही मिलेगा। मतलब इस नए बिल को भी महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में एक और कदम के तौर पर ही पेश किया जा रहा है। तो कुल मिलाके हमारे सामने क्या है? एक कानून जो बन चुका है, और एक नया बिल जो उसी कानून की सबसे जरूरी शर्त को बदलने की ताकत रखता है। प्रधानमंत्री का ही ये पुराना बयान आज एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। इस एक कानून और दो बिलों की कहानी में जनता को आखिर स्पष्टता मिल रही है या कुछ और? इसका फैसला तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ही करेगा।